नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी आने वाली संख्या ज्ञात करेंगे। इसमें हमें इन दी हुई संख्याओं में आपस में क्या रिलेशन है वो स्टडी करना है और उसी लॉजिक को फॉलो करके हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस श्रृंखला को गौर से देखें तो हम देखते हैं कि जो चौथे नंबर की रो है, इस रो में जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 19, वो बाकी की संख्याओं से बड़ी है, तुलनात्मक रूप से बड़ी है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 5। इसी प्रकार यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। तो जब भी ऐसा नंबर हो जो बाकी की संख्याओं से बड़ा हो, तो ऐसे में स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन और क्यूब की ट्रिक लग सकती है। तो आइए हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगाते हैं। तो अब अगर हम ये 23 नंबर इन 3 नंबर से लाना चाहें तो हम कैसे ला सकते हैं? तो अगर हम गुणा करें तो हमारे पास है 4 और 3 का गुणा करने पे होता है 4 तिया 12 और 12 और 5 का गुणा करने पे आता है 60। अगर हम 4 का और 5 का गुणा कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो हमारे पास 23 आता है। मतलब पहली रो की संख्या 4 गुणित 5 और उसमें बीच की रो की जो संख्या है 3 अगर जोड़ दें तो हमारे पास आता है 4 पंजा 20 धन 3 बराबर 23। देखते हैं यही लॉजिक सेकंड कॉलम में भी फॉलो हो रहा है क्या। उसमें हम क्या करेंगे, पहली रो की संख्या और तीसरे रो की संख्या का गुणा करेंगे। तो हमारे पास पहले रो में है 5 और तीसरे में है 3 और बीच वाली जो रो है उसको जोड़ देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 तिया 15 प्लस 4 बराबर 19। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। हम क्या करेंगे, पहले रो की और तीसरे रो की संख्या का गुणा करेंगे। तो 6 गुणित 3 और बीच की संख्या 2 उसमें जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 6 गुणित 3 होता है 18 और 18 में 2 जोड़ने पे हमारे पास आएगा 20। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें भी फिर से एक फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का सवाल है। इसमें अगर हम देखें तो जो संख्या है वो संख्या जिस रो में हमें संख्या ज्ञात करनी है उसकी बाकी की अन्य संख्याएं पिछले क्वेश्चन की तरह दूसरी संख्याओं से काफ़ी बड़ी हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 24, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 5। तो ये तीनों संख्याएं 53 की तुलना में काफ़ी छोटी हैं। इसी प्रकार 211, 51, 4 और 7 की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक काम करेगी। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगाते हैं। तो अगर हमें इन 3 संख्याओं से 24, 2 और 5 से अगर 53 ज्ञात करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम 24 और 2 का गुणा कर दें और साथ में 5 जोड़ दें तो हमें 53 मिल सकता है। आइए कैसे, आइए देखते हैं। 24 गुणित 2 धन 5, तो क्या होगा, 24 गुणित 2 48 धन 5 बराबर 53। तो ये लॉजिक यहाँ पे हो रहा है कि शुरू की 2 संख्याओं का गुणा किया हमने और तीसरी संख्या जोड़ दी। दूसरे कॉलम में देखते हैं क्या है। तो 51 गुणित 4 धन 7, तो ये कितना होता है, 51 में अगर 4 का गुणा करें तो हमारे पास आता है 204 और अगर उसमें 7 जोड़ दें तो हमारे पास आता है 211। यही लॉजिक यहाँ चल रहा है। तो तीसरे कॉलम में क्या होगा, तो ये होगा 67 गुणित 6 धन 5। 67 में अगर 59 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 7 छंग 42 के 2 हाथ आए 4, हासिल के 4 और 6 गुणित 6 36 और 4 40। तो ये होता है 402 प्लस 5, मतलब कितना होता है 407। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 407। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 16 दिनों में एक किताब पढ़ सकता है। मतलब अगर वो प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो 16 दिनों में एक किताब
मनीष नाम का व्यक्ति पूरी पढ़ सकता है, उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि वही काम 24 दिन में पूरा हो सके। तो कार्य बराबर है, जो किताब वो पढ़ रहा है 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा है और 16 दिनों तक पढ़ रहा है, तो एक किताब पूरी हो जाती है। मतलब वो क्या कार्य कर रहा है, तो कुल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, ऐसे में कुल कार्य हो जाएगा जो नंबर ऑफ डेज है, मतलब डी, और कितने टाइम काम कर रहा है वो, जितने भी घंटे वो काम कर रहा है, तो कुल कार्य इतना हो जाएगा। तो पहले केस में कुल कार्य कितना हो रहा है, वह 16 दिनों तक पढ़ रहा है और प्रतिदिन 9 घंटे पढ़ रहा है, तो ये कुल कार्य हो गया पहले केस में 16 गुणित 9। और ये पहला केस। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में कुल कार्य कैसे निकलेगा, हमें पूछा गया है कि वह उसको कितने समय तक, कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। अगर वो 24 दिन तक पढ़ता है तो डी की जगह कितना आ जाएगा 24, और मान लेते हैं कि वो प्रतिदिन x घंटे पढ़ेगा, तो इस स्थिति में कुल कार्य कितना हो जाएगा 24 गुणित x। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों में कार्य बराबर है। कार्य तो भाई एक ही किताब पढ़ने का हो रहा है ना, जो किताब वो 16 दिनों तक 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा था, वही किताब उसको 24 दिनों में पढ़नी है। बस हमें ये बताना है कि वो कितने घंटे करेगा, तो ये दोनों कार्य बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 गुणित 9 बराबर 24 गुणित x। बस इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम यहाँ पे इस x को यहीं रखते हैं और 24 को इधर बटे में ले आते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, x बराबर 16 गुणित 9 बटे में 24। इसको और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 छंकी 24, और ये कट जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 2, और x फिर एक बार फिर से कट जाएगा, तो एक बार फिर से कटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 2 गुणित 3, तो x का मान हो जाएगा 6। मतलब उसको 6 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, ये घंटे होगा, आवर्स, 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ेगा, तो 24 दिनों में वह यह कार्य पूरा कर लेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ है, जिसके लेटर्स से हमें नीचे दिए हुए वर्ड्स में से वो वर्ड ज्ञात करना है जो इस शब्द के लेटर्स से नहीं बनाया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रत्येक लेटर को जोर जोर से मन ही मन में 2 बार बोल लेते हैं, उच्चारित कर लेते हैं, ताकि वह शब्द हमारी शॉर्ट टर्म की मेमोरी में स्टोर हो जाए और हम ऑप्शंस की मदद से हमारा आंसर ढूंढ पाए। आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है S T A T E M E N T। एक बार फिर से S T A T E M E N T। ऑप्शंस पे चलते हैं। M E N, ये तीनों लेटर्स हमने पढ़े हैं। दूसरा S A M E, ये सब भी लेटर्स हमने पढ़े हैं। तीसरे पे चलते हैं S T A R, ये जो R है हमने अभी नहीं पढ़ा था, और देखते हैं इसमें R कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्टार्ट ये वर्ड है जो इस शब्द में दिए हुए लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए।
मतलब दो संख्याओं को बराबर करना है तो हम सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, तो 180 का 15% मतलब गुणित 15%, और उसमें हमें एक संख्या जोड़ने को कहा गया है। मान लेते हैं कि वो संख्या है x। क्या जोड़ा जाए, तो ये किसके बराबर हो जाए, ये जो इन संख्याओं का जो मान है, इस समीकरण का मान किसके बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर। मतलब 360 का 20% मतलब गुणित 20%। बस ये इक्वेशन अब हमें हल करनी है। तो इसको और आगे अगर हम हल करने जाएं, सिंप्लीफाई करें, तो 180 गुणित 15 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, धन x बराबर 360 गुणित 20, और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। बस अब इसे हल करना है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और इसको हम काट देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। एक बार और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 नवा की 18। इसी प्रकार इधर 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 इधर गया। तो आगे वाली, तो ये इक्वेशन आगे कैसी दिखेगी, 9 गुणित 3 धन x बराबर 36 गुणित 2। और आगे हल करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 तिया 27 धन x बराबर 36 गुणित 2 मतलब 72। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की मान कितनी हो जाएगी, x का मान हो जाएगा 72 माइनस 27। तो उत्तर क्या होगा हमारे पास, 72 में से 27 घटा दें तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गए तो 5, और ये हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2। तो हमारे पास उत्तर आएगा 45। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक नंबर सीरीज दी हुई है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो नंबर्स में जो अंतर है वो काफ़ी कम है, जैसे कि 40 से 37, 37 से 43, इसी प्रकार 34, 46। तो इसमें अगर कम अंतर है तो हमें जोड़ या घटाव वाली ट्रिक से काम चल जाएगा। तो आइए हम इन नंबर्स को ध्यान से पढ़ते हैं। तो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है पहले 40 से 37, मतलब ये हुआ -3। फिर उसके बाद 37 से 43, मतलब ये हुआ +6। फिर हुआ 43 से 34, मतलब ये हुआ -9। और फिर हुआ 34 से 46, मतलब ये हुआ +12। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही है, 3, फिर आया 6, फिर आया 9, और फिर आया 12, और चिन्ह हर बार बदलता जा रहा है, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब क्या संख्या आएगी हमारे पास, चिन्ह था प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 12 थी, 12 3 के अंतर से बढ़ रही थी संख्या, तो 12 से ये हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 31, मतलब ऑप्शन नंबर 1। इस श्रृंखला को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम एक एक अंक छोड़ के इस सवाल को हल करें तो हमें और अच्छे से पैटर्न समझ में आ सकता है। जैसे कि अगर 40 से 43 पे हम जाएं और 43 से 46 पे जाएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +3। और फिर दूसरी संख्याओं में देखें तो 37 से लेके अगर 34 पे जाते हैं तो हमारे पास होता है -3, और 34 से लेके अगर फिर से -3 करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा। तो इन दोनों तरीके से ये सवाल हल किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या नहीं, यहाँ पे शब्द आएगा, आने वाले शब्द हमें ज्ञात करने हैं। तो शब्द कौन, हमें देखना है कि जो हमें ये दो शब्द दिए हुए हैं इनमें आपस में क्या संबंध है। तो ये यहाँ दिया हुआ है वीट और यहाँ दिया हुआ है ग्रेन।
तो वीट मतलब गेहूं, और उसके अनुपात में हमें दिया हुआ ग्रीन, ग्रीन का अर्थ होता है अनाज, मतलब कि गेहूं अनाज का एक रूप है। जैसे अनाज काफी सारे होते हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, इस प्रकार के, तो गेहूं अनाज का एक रूप है। तो ऐसे ही देखते हैं अब हम कि ये क्या हो सकता है, मतलब अ- गेहूं अनाज का एक सबसेट है। तो सबसेट वाला पेयर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ये ये पेयर दिया हुआ है हमें, जैसे रोज, रोज मतलब गुलाब, और उसके अनुपात में दिया है फ्लावर मतलब फूल। तो गुलाब फूल का एक प्रकार होता है, जैसे फूल कई प्रकार के होते हैं, मोगरा, चमेली, इसी तरीके के। तो गुलाब फ्लावर का एक रूप होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 1, रोज एंड फ्लावर। जैसे बॉय एंड गर्ल, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लॉक एंड क्लॉक हैंड्स, मतलब ये घड़ी और ये घड़ी के कांटे। बॉडी और स्किन, ये भी एक दूसरे से उस प्रकार संबंधित नहीं है जिसमें एक शुरू का शब्द दूसरे शब्द का सबसेट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। मतलब इस प्रश्न में हमें टोटल 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से 3 संख्याएं एक निश्चित नियम को का पालन करती है, और बाकी की एक संख्या उस नियम का पालन नहीं करती। हमें वही संख्या ढूंढनी है, वही हमारा उत्तर होगा। तो अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 12, यहाँ दिया हुआ है 21, यहाँ दिया हुआ है 56 और यहाँ दिया हुआ है 30। 12 को अगर मैं तोड़कर लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 गुणित 4, तो मेरे पास 12 आता है। 7 को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, छोटे गुणनखंड में लिखना चाहूँ, तो मेरे पास आता है 3 गुणित 7 बराबर 21। इसी प्रकार अगर मैं 56 को लिखना चाहूँ तो ये होता है 7 गुणित 8 मतलब 56। और अगर 30 को लिखना चाहूँ तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणित 6 बराबर 30। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, मतलब कि इस प्रकार से है, x गुणित x प्लस 1। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक नंबर मिल रहा है। दूसरे ऑप्शन में भी देखें तो यहाँ पे भी x गुणित x प्लस 1 मतलब 7 गुणित 7 धन 1 मतलब 8। और इस यहाँ पे भी वही ट्रिक फॉलो हो रही, x गुणित x प्लस 1, जबकि इसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे दिया हुआ है x गुणित, ये हो जाता है x प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर 2, 21 हमारा सही उत्तर होगा, जो अन्य संख्याओं में जो लॉजिक लगा हुआ है उससे भिन्न है। हम इसे एक प्रकार और से कर सकते हैं। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 12, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग धन 3, मतलब 3 संख्या का वर्ग किया तो वो होता है 9 धन 3। तीसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें दिया गया 56, 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग धन 7, मतलब ये कितना हो गया, 49 धन 7 मतलब 56। और 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 बराबर 5 का वर्ग धन 5, तो ये हो जाता है 25 धन 5। जबकि जो 21 दिया हुआ था हमें, 21 को हम कैसे लिख पाएंगे, 21 को हम लिख पाएंगे 4 का वर्ग धन 5। इस प्रकार हमें 21 मिलता है, 4 का वर्ग होता है 16 और ये होता है 5। तो यहाँ पे जो लॉजिक है बीच में अगर हम देखें तो एक संख्या का वर्ग है और फिर उसी संख्या को उसमें जोड़ दिया गया हुआ है। जैसे 3 के वर्ग 9 में 3 को जोड़ दिया गया, यहाँ पे 7 के वर्ग 7 के वर्ग 49 में 7 जोड़ दिया गया, और 5 के वर्ग 25 में 5 जोड़ दिया गया। तो इस यहाँ पे भी हमें 21 मतलब ऑप्शन नंबर 2 अलग लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, श्याम अपने दोस्त के घर जाता है। श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर जाता है जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वापस जाते समय वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है? तो ये डायरेक्शंस का सवाल है, हालांकि इसमें दिशा नहीं दी हुई है, हमसे सिर्फ दूरी पूछी हुई है। तो हम इसको कैसे हल कर लेंगे? मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसको बोल देते हैं हम पॉइंट नंबर ए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो श्याम का घर है। अब श्याम अपने दोस्त के घर जाता है जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर, सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन है एक, और यहाँ पे उसके दोस्त का घर है। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक की दूरी हमें कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर। अब क्या आगे हमें कहा गया है, वापस जाते समय जब वो अपने घर लौट रहा था तो वो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा और दाहिनी ओर मुड़ेगा मतलब वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और कितना चलता है? फिर वो इस बिंदु पे पहुंचने के बाद, माना हो यह बिंदु सी है, इस बिंदु पे आके रुक जाता है। तो ये कितनी दूरी उसने तय की? यहाँ पे उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की। 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति राइट में टर्न लेगा तो फिर वो इस दिशा में चलेगा और कितना चला वो? फिर से 10 किलोमीटर चला। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा डी, ये दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो अगर अब हमसे क्या पूछा गया है कि इस बिंदु की श्याम के घर से कितनी दूरी? श्याम अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर डी पे खड़ा हुआ है, तो डी और ए की कितनी दूरी है? अगर हम इस भुजा को मिला दें तो यह एक आयत का शेप ले लेता है, एक रेक्टेंगल का शेप ले लेता है। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे यहाँ पे ये भुजा 10 किलोमीटर है तो ये भुजा भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ये भुजा 2 किलोमीटर है तो ये वाली भुजा भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक अल्फ़ाबेट की सीरीज दी हुई है जिसमें हमें फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट ज्ञात करना है। मतलब जो ब्लैंक स्पेस हैं उसमें कौन से लेटर्स आएंगे, वह इन लेटर्स के आपस में दिए हुए संबंध को देख के ज्ञात करना है। तो जब भी हमारे पास ऐसी श्रृंखला आती है हम इसमें 2 ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले हम श्रृंखला में दिए गए हुए लेटर्स को रिक्त स्थानों सहित गिन लेते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 लेटर्स की श्रृंखला है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणित 4 या 4 गुणित 3, या एक दूसरा तरीका हो सकता है 2 गुणित 6 या 6 गुणित 2। इस तरीके से श्रृंखला बन सकती है। और दूसरी ट्रिक जो हमें लगानी होती है वो ये लगानी होती है कि अधिक से अधिक लेटर्स बिना किसी गैप के कहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी वाई और यहाँ पे दिया हुआ है वाई टी। अब इन दोनों समूहों में हमें जो आपसी संबंध है उसके आधार पे रिक्त स्थानों पे दिए आने वाले लेटर ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी वाई और यहाँ पे दिया हुआ है वाई टी, मतलब बी के बाद वाई आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी वाई के पहले रिक्त स्थान है वहाँ पे हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाई के पहले जगह खाली तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी। यहाँ पे तो हमने देख ही लिया कि वाई के पहले बी आ रहा था और यहाँ पे भी वाई के पहले बी आ रहा है। तो अब ये श्रृंखला कैसी दिख रही है? अब हमें यहाँ पे दिख रहा है बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, और यहाँ पे भी आ गया डबल बी। और हमने एक चीज और देखी थी कि y के बाद t आ रहा है, तो y के बाद t जब भी आ रहा हो हम वहाँ पे y के बाद जहाँ पे भी खाली स्थान है वहाँ पे हम t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने t लिख दिया और y के बाद यहाँ पे भी खाली स्थान है तो यहाँ पे भी हमने t लिख दिया। तो ये श्रृंखला कैसी बन जाती है? अब बी बी वाई टी शुरू में और बी बी वाई टी आखिरी में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी लेटर बी आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे टी के बाद बी आया है तो ये बीच में भी बी बी वाई टी, मतलब ये श्रृंखला
4/3 के समूह में दी हुई है, BBYT BBYT। तो उत्तर क्या हो जाएगा? BTB। तो ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।